हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। आज 12 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद MCQs, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे कभी पूछे गए हैं या फिर जो कभी पूछे जा सकते हैं। हम जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ कवर करते हैं वो कहाँ से करते हैं, तो आपको बता देते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर जो आता है, कुछ उसकी न्यूज़ होती हैं। ज़्यादातर तो द हिंदू से ही होती हैं। कभी कभार PIB के द्वारा ऑफिशियली जो पब्लिश की जाती है वो न्यूज़ भी हम कवर करते हैं। PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आज हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए थे। रूस की यात्रा कवर करने के बाद वो फिर कहाँ पहुंचे? ऑस्ट्रिया में पहुंचे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनको रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी पुरस्कृत किया। और अब ये वियना में जब गए थे तो वियना यानी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहां पर इन्होंने ये संदेश दिया कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि हमें महात्मा बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहिए। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है, ऐसा इन्होंने कहा। तो इसके बारे में जो बातें हैं वो हम कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में आप कितना जानते हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी ने सरकारी बंगला खाली किया। स्मृति ईरानी के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये केंद्रीय मंत्री थी स्मृति ईरानी। कौन सा मंत्रालय इनके पास था? और जैसे हम बात करें अमेठी लोकसभा सीट की, अमेठी लोकसभा सीट है, वहां से कांग्रेसी नेता किशोरीलाल शर्मा ने इनको 1.5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से अब की बार हराया है। पहली बार इन्होंने राहुल गांधी को वहां से हराया था और ये केंद्रीय मंत्री बनी, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय। लेकिन अब की बार इनके पास ये मंत्रालय नहीं है, इनके पास कोई भी कैबिनेट का मंत्रालय नहीं है। इसी वजह से इनको ये बंगला खाली करके जाना पड़ेगा। पुरुषों को अपनी गृहिणी पत्नियों को सशक्त बनाने के लिए धन साझा करना चाहिए, ऐसा कहना है न्यायाधीश नागरत्ना का। उनके बारे में भी हम बातें कवर करेंगे। बिहार में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा मंदिर होगा ये पूरे विश्व का। और जैसे हमने अभी देखा थोड़े ही दिन पहले, अयोध्या में एक मंदिर बना है अयोध्या मंदिर। उस अयोध्या मंदिर से ये 3 गुना बड़ा होगा। चीन ने नाटो से एशिया में अराजकता पैदा ना करने को कहा, क्योंकि नाटो ने पहले एशिया पर यह कहा था कि ये जो नाटो ने चीन के बारे में कहा था कि ये एशिया में ऐसा देश है जो रूस और यूक्रेन के बीच में एक मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ये उसका समर्थन करता है और चीन और रूस के बीच में जो संबंध हैं वो बेहतर होते रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने ये चिंता व्यक्त की थी। लेकिन चीन ने इन सबको अस्वीकार करते हुए कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, एशिया में अराजकता ना फैलाएं। और वैसे भी आपको पता है चीन तो अपनी विस्तारवादियों नीतियों के तहत ही चलता है। नेक्स्ट न्यूज हम देखेंगे, सीतारमण 23 जुलाई को अपना 7वां बजट करेंगी पेश। 23 जुलाई को पेश करेंगी अपना ये बजट। तो इनके बारे में क्वेश्चन जो बनता है, जो आपसे पूछा गया है वो आपसे भी पूछेंगे। निर्मला सीतारमण वर्तमान में हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। इससे पहले प्लान में हम बात करें यानी कि 17वीं जो लोकसभा थी उसके दौरान भी ये वित्त मंत्री रही थी और अब की बार भी इनको वित्त मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए पहली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। इंडिया हैज गिवन बुद्धा टू द वर्ल्ड, नोट युद्ध। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है, ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया में अपने वक्तव्य के दौरान कहा। महात्मा बुद्ध क्या हैं? महात्मा बुद्ध यानी कि शांति के प्रतीक हैं। हमें शांति के रास्ते पर चलना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ऐसा संदेश दिया। हमारे भारत की जो आप कहें संस्कृति कैसी रही है, वो शांति की रही है। हमारे भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश पर जाकर आक्रमण नहीं किया। तो इस बात को हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व पटल पर यह सामने रखी। डिस्क्राइबिंग हिज फर्स्ट विजिट टू ऑस्ट्रिया एज मीनिंगफुल। ऑस्ट्रिया की अपनी पहली यात्रा को सार्थक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस देश का दौरा कर रहा है। 41 साल बाद, यानी कि 41 साल पहले 1983 में कौन गया था? तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था 1983 में। उसके बाद कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गया और ये उनके बाद पहली बार है कि वो वहां पर गए हुए हैं। और जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है बुद्ध का, महात्मा बुद्ध, यानी कि हमें रास्ता कौन सा चुनना चाहिए? शांति का। और अगर हम शांति के साथ अगर कोई भी कार्य करते हैं तो हम समृद्धि हासिल कर ही सकते हैं और अपने देश को 21वीं सदी में मजबूत बनाने की ये कड़ी में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वियना में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सर्वश्रेष्ठ, प्रतिभाशाली बनने और महान उपलब्धियां हासिल करने और सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचने की दिशा में काम कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये एक संदेश बहुत बड़ा है महात्मा बुद्ध के बारे में। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, महात्मा बुद्ध के बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है। तो किसने कहा था? ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने लिखा होगा सर एडविन अर्नोल्ड, तो आपने बहुत ही अच्छी बात लिखी है। ये हैं सर एडविन अर्नोल्ड। इनकी जो एक पुस्तक है उसका नाम क्या था? द लाइट ऑफ एशिया, जो महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में इन्होंने लिखी और उसमें इन्होंने प्रदर्शित किया था महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिर्पुंज के बारे में। यानी कि ये पूरे के पूरे एशिया के ज्योतिर्पुंज हैं जिन्होंने प्रकाशमान किया है पूरे एशिया को। इस प्रकार से प्रदर्शित किया था महात्मा बुद्ध को किसने? एडविन अर्नोल्ड ने। ये उसी साल की फोटो है। द फोटोग्राफ इज फ्रॉम द सेम ईयर। बाकी इनके बारे में जो पॉइंट लिखे हुए हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने कहा महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? जब हम बात करते हैं क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन के बारे में, तो आपने सबसे पहले जैसे हिस्ट्री को पढ़ा ही होगा शुरुआती दौर से। जब आप इतिहास की शुरुआत करते हैं तो आपको बताया जाता है कि इतिहास के 3 भाग रहे हैं। जैसे हम एक तो कह देते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास का सबसे पहला यानी कि शुरुआती दौर का टाइम पीरियड जब मानव ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, मानव किस प्रकार का जीवन जीता था। तो जैसे आप कह सकते हैं कि वो शिकार करके खाता था, उस समय की बातें। फिर धीरे धीरे उसमें विकास आता चला गया और फिर हम इतिहास को एक और भाग में बांटते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री को ये तो हुआ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, लेकिन इतिहास को हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं। वो दो तीसरा अगर हम वे देखें वो कौन सा है? तो जैसे मेटेरियल के आधार पे अगर देखा जाए तो हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सा? एक टाइम पीरियड वो था जिसे हम आयरन एज के नाम से जानते हैं, और दूसरा उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंज एज, यानी कि कांस्य काल। और तीसरा, सॉरी इसमें मैंने मिस्टेक से यहाँ पे लिखेंगे आयरन एज।
आयरन एज, ब्रोंज एज और स्टोन एज। ये शुरुआती दौर का टाइम पीरियड रहा, उसके बाद ये आया और फिर ये आया। एक टाइम पीरियड ऐसा था जब पत्थर ही पत्थर थे, पत्थरों से बने हुए उपकरण हमें मिलते हैं, तो उसे हम स्टोन एज का नाम दे देते हैं, हिंदी में कहें तो पाषाण काल। ब्रोंज एज में यानी कि कांसे से बने हुई वस्तुएं हमें मिलने लगी, कांसे से बने हुए हमें इंस्ट्रूमेंट दिखाई देते हैं, वो टाइम पीरियड ब्रोंज एज कहलाता है। आयरन एज, जिस टाइम पीरियड से हमें लोहे की जो मटेरियल है वो मिलने लगे, लोहे के इंस्ट्रूमेंट मिलने लगे। तो ये जो टाइम पीरियड हम देखें, इस इतिहास का वर्गीकरण देखें तीन भागों में, स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज, ये किसने किया था? क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन ने। ठीक है, चलिए जॉन मार्शल के बारे में तो आपको पता ही होगा। जॉन मार्शल जो थे वो एएसआई के महानिदेशक रहे। एएसआई का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में कहें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ये उस समय की बात है जब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई का काम शुरू करवाया था। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का काम शुरू करवाया था। उस समय एएसआई के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। मैक्स मुलर के बारे में आपको पता होगा। मैक्स मुलर ने आर्यों के बारे में एक अवधारणा दी थी कि आर्य कहाँ से आए थे? आर्य एशिया के मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे, है ना। तो आर्य मध्य एशिया से आए, ऐसा किसने कहा? मैक्स मुलर का नाम आता है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलो, महात्मा बुद्ध के बारे में हम बातें कवर कर ही रहे हैं, तो आप कमेंट में ये बताइए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, जल्दी से बताएंगे। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ए ऑप्शन, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ। ठीक है ना, लुम्बिनी। और बाद में अभी अगर हम देखें तो लुम्बिनी एक बड़ा अच्छा तीर्थ स्थल है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? और जैसे हम बात करें, इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इन्होंने कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो नाम आता है पीपल का पेड़। और उस पीपल के पेड़ को क्या नाम दिया जाता है? उसे हम बोधि वृक्ष कह देते हैं। इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था किसने? तो नाम आता है शशांक का। ये शशांक कौन से वंश का था? तो नाम आता है गौड़ राजवंश का। तो गौड़ राजवंश कौन से क्षेत्र में था? तो आप कहेंगे बंगाल और बिहार के आसपास के क्षेत्र में एक वंश हुआ गौड़ राजवंश, उसी का राजा था शशांक, जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करें तो आप कह सकते हैं कि जब हम वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन की बात कर रहे होते हैं, उसी हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के आसपास ये शशांक हुआ था, जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। इसी बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। और आपको एक पॉइंट और भी ध्यान में रखना है, कौन सी नदी के किनारे? तो नाम आता है निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, तो कई बार यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है 483 ईसा पूर्व में। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? और जैसे 563 में इनका जन्म हुआ और 483 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 3 - 3 0, 8 और 8 16। इन्होंने कितने साल जिए थे? तो 80 वर्ष तक ये इस धरती पर रहे। और जब इनकी मृत्यु हुई तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण उसको कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। श्रीमती ईरानी वैकेंट्स ऑफिशियली बेंगलोर आफ्टर लूजिंग लोकसभा इलेक्शन। हाल ही में जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, इसमें स्मृति ईरानी की हार हो गई और इन्होंने अपना बेंगलोर खाली कर दिया। लोकसभा के जो इलेक्शन हुए कितनी सीटों पर हुए? तो आप कहेंगे 543 सीटों पर ये इलेक्शन हुए। इन 543 सीटों की बात की जाए तो इसमें एनडीए गठबंधन जो है, जिसे हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कह देते हैं,
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसने बहुमत अपना हासिल किया और एनडीए ने अपना नेता किसको चुना? नरेंद्र मोदी को चुना। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता किसे चुना? नरेंद्र मोदी को चुना। लोकसभा में सदन के नेता के रूप में किसे चुना गया? नरेंद्र मोदी को चुना गया। ठीक है, तो इन लोकसभा चुनाव में एनडीए के गठबंधन ने बहुमत हासिल किया और इन्होंने अपने नेता को प्रधानमंत्री के रूप में यहां पर विराजमान किया। लेकिन स्मृति ईरानी जो मोदी के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रही, अब उनके पास ये पदभार नहीं रह गया है। स्मृति ईरानी जो हैं वो कब, यानी कि 2019 की जब बात करते हैं तो 2019 में कहां से जीत कर आई थी? इन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को हराया था 2019 के चुनाव में। ठीक है, जो कि एक बड़े दिग्गज नेता आप कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अब ये चुनाव हार गई हैं 2024 में, तो इन्होंने ये अपना जो बेंगलो है वो खाली कर दिया। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये बेंगलो कहाँ पर है, इसका नाम क्या है, कैसे। ठीक है, तो एक प्रोसेस जो होता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ईरानी ने इसी सप्ताह इसको ये खाली किया और कुछ सप्ताह पहले अमेठी जो लोकसभा सीट है वहां से ये हारी हैं, अमेठी। ठीक है, और अमेठी में इनके विपक्ष में कौन खड़े हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक कांग्रेसी नेता जिनका नाम है किशोरी लाल शर्मा। किशोरी लाल शर्मा ने इनको कितने वोटों से हराया? लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया। तो चलो राहुल गांधी के बारे में बात कर लेते हैं। 2019 में तो इन्होंने हरा दिया था अमेठी से। अब आपको ये बताना है कि वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, इसमें राहुल गांधी ने कहां से जीत हासिल की? कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा, देखिए संबलपुर की बात करते हैं तो संबलपुर देखो, पहले संबलपुर कहां पर है? तो ये तो ओडिशा में है। और ओडिशा की इस संबलपुर सीट से किसने जीत हासिल की है? तो इसमें आपको बताना है कमेंट में। तो ओडिशा से तो राहुल गांधी जीते ही नहीं। वायनाड जो है वो केरल में है। हाँ, केरल में राहुल गांधी खड़े हुए थे, वहां पर इन्होंने जीत हासिल की। लखनऊ कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और यूपी की लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह जीत कर आए हैं, जो कि अभी वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। रायबरेली कहां पर है? ये यूपी में है। यूपी से भी क्या है, कौन जीत कर आए हैं? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी 2 जगह से खड़े हुए थे इन लोकसभा चुनाव में, 2 जगह से इन्होंने जीत हासिल की। दूसरा और चौथा आपको टिक करना है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, 2 और 4 आपको यहां पर लिखना है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत ही बढ़िया। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट जज नागरत्ना सेज men शुड शेयर फंड्स टू empower देयर होम मेकर वाइव्स। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नागरत्ना ने कहा, पुरुषों को अपनी गृहिणी पत्नियों को सशक्त बनाने के लिए धन साझा करना चाहिए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि कमजोर पत्नी का सशक्तिकरण अगर करेंगे तो इससे परिवार को फायदा होगा, क्योंकि परिवार भी अधिक सुरक्षित बन जाएगा। और जैसे हम मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं को भी भरण पोषण के लिए जो भत्ता चाहिए उसका अधिकार है सीआरपीसी की धारा 125 के तहत। तो उसी जो धारा की बात करते हुए इन्होंने ये अलग से एक टिप्पणी रखी थी कि जो महिला है उनको भी सशक्तिकरण के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश कौन है? बी नागरत्ना। ठीक है, इनके बारे में आपको ये पॉइंट कुछ जो है वो ध्यान में रखना है। हालांकि गृहिणियां बाहर कहीं जाती नहीं है और उनके पास सशक्त बनने के लिए और कोई आय का स्वतंत्र स्रोत भी नहीं है। इसी वजह से इन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी भारतीय महिला किसी पुरुष से शादी करती है तो इस तथ्य के प्रति उसे सचेत होना चाहिए कि उसे अपने पति की तरफ से क्या मिलेगा, वित्तीय रूप से ये आप कह सकते हैं भत्ता मिलेगा या फिर एक सहयोग मिलेगा, क्योंकि परिवार चलाने के लिए दोनों का साथ चलना जरूरी है।
महिला सारा दिन काम करती रहे, पुरुष उसे कुछ भी ना दे। हालांकि वो बातें अलग हैं कि एक महिला और एक पुरुष, पुरुष अगर कमाकर लेकर आता है और महिला काम करती है तो घर चलेगा। ये आम सामाजिक यानी कि ग्रामीण समाज की ये सच्चाई है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पुरुष जो है वो काम जरूर करता है लेकिन वो कमाकर भी लेकर आता है, महिला घर पर काम करती रहती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शराबी है, उसे मारपीट करता है, और महिला के पास तो क्या है, क्योंकि वो ग्रामीण समाज में है, अभी थोड़ा सा पिछड़ापन है अभी भी, और महिला को अचानक मार को ज्यादा पीट दिया या कुछ भी ऐसा केस होता है, अगर उनका तलाक हो जाता है तो महिला ने क्या प्राप्त किया? महिला ने तो वही प्राप्त किया, वहां पर काम किया इतने टाइम पीरियड तक, और जब निकाला गया तो कुछ भी नहीं दिया गया, है ना। तो इसीलिए ये कहा गया है कि महिला भी सशक्त बने, कल को कोई दिक्कत आए, कल को कोई आफत आए तो महिला भी जो है वो थोड़ी सी अपने आप को स्टेबल समझे, ऐसा नहीं है कि वो उस पर निर्भर हो जाए। हालांकि ये भी कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत महिला को पूरा अधिकार है कि उसे वो भत्ता मिले तलाक के बाद भी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ये न्यायाधीश कौन है, बीवी नागरत्ना। अब क्या आप बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अगर आपने लिखा होगा ना धनंजय वाई चंद्रचूड़, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम डी वाई चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं, डी वाई चंद्रचूड़ के नाम से। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत ही बढ़िया। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सेकंड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बिगिंस इन बिहार। बिहार में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। 3.76 लाख स्क्वायर फीट में फैले 3 मंजिला मंदिर का निर्माण जून 2023 में शुरू हुआ था। उम्मीद है कि 2025 में ये पूरा हो जाएगा। इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट इन 2025। The second phase of construction of the world's largest Ramayan temple began in East चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑफ ट्यूसडे। तो मंगलवार को ये दूसरा चरण शुरू हुआ है। बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, पूर्वी चंपारण। तो आपको पता है चंपारण को भी दो भागों में बांटा गया है, दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण में है ये मंदिर जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा, और इस मंदिर का नाम क्या रखा जाएगा? विराट रामायण मंदिर। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये अयोध्या के राम मंदिर से 3 गुना बड़ा होगा। तो आप मान सकते हैं कि ये कितना बड़ा मंदिर होगा, राम मंदिर से भी 3 गुना बड़ा ये, ठीक है। 500 करोड़ की इसमें लागत आएगी, और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। इस मंदिर की वास्तुकला किस किस पर आधारित है, यानी कि कहां कहां से प्रेरणा ली गई है? तो आपने तमिलनाडु में एक मंदिर देखा होगा, क्या नाम है उसका? रामानाथ स्वामी टेम्पल एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में रामेश्वरम में जब जाएंगे तो वहां पर एक मंदिर है रामानाथ स्वामी। तो उस मंदिर से भी थोड़ी प्रेरणा ली गई है आर्किटेक्ट को लेकर। और एक मंदिर जो कहां पर है, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर जो कि मदुरई में है, उससे भी प्रेरणा ली गई है। और एक मंदिर जो अंगकोर वाट का मंदिर है जो कंबोडिया में है, उससे भी प्रेरणा ली गई है। तो इस मंदिर की वास्तुकला कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर, तमिलनाडु के रामानाथ स्वामी मंदिर और मदुरै में मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर से भी क्या है, प्रेरित होगी, उससे भी मेल खाती होगी, ठीक है। तो बाकी जो बातें हैं इस मंदिर के बारे में आप यहाँ देख लीजिए कैसा दिखेगा। ये एक मॉडल है उस मंदिर का कि ऐसा ऐसा सा ये मंदिर बनेगा। तो बिहार के पूर्वी चंपारण में ये मंदिर बनने जा रहा है। 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे वहाँ के जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, अन्य प्रभाव भी उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ? अब चलो इसमें जो शिवलिंग बनने वाला है वो कितने फीट का होगा? वो 33 फीट का रहेगा, ठीक है। चलिए, 1080 फीट की लंबाई के साथ ये विराट रामायण मंदिर अयोध्या के राम मंदिर से 3 गुना बड़ा होगा। तो इसका तो ये कितने फीट का है? 1080 फीट का।
और राम मंदिर की बात की जाए तो वो कितने फीट का है लगभग, तो आप कहेंगे वो 360 फीट का है। मोटा मोटा आप कहें तो वो आप कहेंगे कि 3 गुना रहेगा, ठीक है। तो ये अगर हम लंबाई की बात की जाए तो लंबाई जो है वो अयोध्या राम मंदिर की कितनी है, 181 फीट लंबाई है। और वहीं जब हम बात करें इस विराट रामायण मंदिर की लंबाई कितनी होगी, तो उसकी लंबाई, सॉरी ऊंचाई, वो कितनी होगी, 270 फीट होगी। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, बहुत बढ़िया। चलो बाकी पॉइंट आप पढ़ लेना, इसमें क्या क्या है, बहुत सारी बातें बताई गई हैं। चलिए, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कंबोडिया में अंकोर वाट जो मंदिर बना हुआ है वो किस राजा ने बनवाया था, जल्दी से बनाएं बताएंगे किसने बनाया। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना सूर्यवर्मन द्वितीय, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। सूर्यवर्मन द्वितीय कहा जाता है कि ये 1112 से लेकर 1153 ईस्वी तक रहे थे, इनका ये शासनकाल माना जाता है और इन्होंने ही ये बनाया। और ये जो मंदिर बना हुआ है कहाँ पर बना हुआ है, एक नदी का नाम बताता हूं मैं आपको, मिक्कोंग नदी। तो मिक्कोंग नदी के किनारे एक शहर भी है जिसे हम सिमरीप शहर कह देते हैं। सिमरीप शहर में बना हुआ है ये मंदिर। अब तक का ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है, जो सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। ये मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया यह हिंदू मंदिर एक बौद्ध मंदिर में बदल गया। मंदिर की दीवारों की जटिल नक्काशियों में आपको हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के साथ साथ बुद्धिज्म से रिलेटेड कथाओं के दृश्य भी दिखाई दे जाएंगे। तो ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, अब यहां पर थोड़ा सा आप दृश्य देख लीजिए। ये है मंदिर कहाँ का, कंबोडिया का, ठीक है ना। तो ये कंबोडिया का मंदिर है जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। चलो जी, और इस कंबोडिया की जब हम बात करते हैं तो कंबोडिया की राजधानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता ही देते हैं। इसकी राजधानी क्या है, नाम पेनहा। और ये यूएन का सदस्य भी है। यूएन की सदस्यता कंबोडिया ने कब ग्रहण की थी, 14 दिसंबर 1955 को ग्रहण की थी। कंबोडिया का यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज आपको दिखाई दे रहा है। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चाइना टेल्स नाटो नोट टू क्रिएट चाउज इन एशिया, रिजेक्ट्स लेबल ऑफ इनेबलर ऑफ रशियाज यूक्रेन वॉर। चीन ने नाटो से कहा है कि एशिया में अराजकता फैलाने का प्रयास ना करें। और ये क्यों कहा, क्योंकि नाटो ने कहा है चीन के बारे में, चीन के बारे में उन्होंने कहा कि जो ये रूस के बीच में और चीन के बीच में जो संबंध बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये रूस और यूक्रेन के युद्ध में एक मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, यानी कि एक निर्णायक समर्थक है ये रूस का यूक्रेन के विरोध में, ठीक है। तो उसी वजह से इन्होंने इनकार किया है चीन वालों ने कि ऐसा नहीं है, न ही तो हम ऐसा करने वाले हैं। तो आप हमें बुरा बनाकर ये मत सोचिए कि आप हमारे खिलाफ में जो पड़ोसी देश हैं उनके मन में कुछ भी जहर भरोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन चीन को तो सब जानते हैं, ये किसी का सगा है भी नहीं वैसे भी, ठीक है। चाइना अक्यूज्ड नाटो ऑन जुलाई 11 of seeking security at the expense of others and told the alliance not to bring the same chaos to Asia। तो ये जो नाटो है, नाटो क्या है, नाटो एक संगठन का नाम है, ठीक है। नाटो एक संगठन का नाम है। ये आपके लिए जरूरी है कि नाटो संगठन है क्या, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं नाटो जो है उन्होंने किस प्रकार की बातें कही। रूस और चीन के संबंधों की जिस प्रकार से गहराइयां बढ़ती चली जा रही हैं उन पर इन्होंने चिंता व्यक्त की। इन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि
यूएनएससी का क्या है, ये एक परमानेंट सदस्य देश है चीन। और आपको पता है रूस भी तो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है। तो इस प्रकार उन्होंने बीजिंग पर आरोप लगाए थे कि यूक्रेन के साथ जो है ना युद्ध हो रहा है उसमें ये निर्णायक सहायक बना हुआ है, लेकिन इन सब ने ये नकार दिया। अभी इस नाटो संगठन में कितने सदस्य देश हैं तो आपको पता होना चाहिए, इसमें 32 सदस्य हैं। 32 सदस्यीय उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन के नेताओं ने अपने इस अंटार्कटिक परिषद की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक बैठक की। उसी बैठक के दौरान ये सारी की सारी बातें हमें देखने को मिली। एक क्वेश्चन जो बड़ा प्यारा है आपके लिए, आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे कि नाटो का मुख्यालय कहां पर है। नाटो का मुख्यालय कहां पर है? तो अगर आपने लिखा होगा ना जकार्ता इंडोनेशिया, तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इंडोनेशिया की राजधानी मानी जाती है नाटो। और इस नाटो संगठन की शुरुआत उस समय हुई थी जब दुनिया दो भागों में बंटी हुई थी। एक दुनिया वो जो रूस के पक्ष में थी, और आधी दुनिया वो यानी कि वो दुनिया के देश जो अमेरिका के पक्ष में थे। उसी समय 1949 के आसपास ये नाटो नामक संगठन गठित हुआ। नाटो का मूल लक्ष्य क्या था? राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना, इसका ये मुख्य उद्देश्य रहा। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? नाटो के बारे में ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। और ये हम अगर बात करें तो नाटो की जैसे 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें संस्थापक सदस्य कितने थे? 12 संस्थापक सदस्य थे। और इसमें जकार्ता नहीं लिखना है, हमें लिखना है इसमें सी ऑप्शन लिखना है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है, तो नाटो का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम में है। ठीक है, जकार्ता की बात की जाए तो यहां पर इसका मुख्यालय नहीं है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें आपको ध्यान में रखना है। जकार्ता में किस संगठन का मुख्यालय बना हुआ है? आसियान का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो उसका मुख्यालय बना हुआ है। काठमांडू की बात की जाए तो काठमांडू में किसका बना हुआ है? तो आप कहेंगे सार्क संगठन का। ठीक है, जिसे हम हिंदी में दक्षेश के नाम से जानते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। सॉरी फॉर मिस्टेक, नाटो का मुख्यालय जकार्ता में नहीं बल्कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। फाइनेंस मिनिस्टर रैप्स अप कंसलेशन अहेड ऑफ फाइनल ईयर 25 बजट। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 25 के बजट से पहले अपने पूरे विचार विमर्श को कंप्लीट कर लिया है। निर्मला सीतारमण जो वर्तमान में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, निर्मला सीतारमण। और इससे पहले के कार्यकाल की बात की जाए तो पहले भी क्या थी ये? पहले भी ये हमारी वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण। और 23 जुलाई को ये अपना बजट पेश करेंगी। मोदी 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट तैयार करने की प्रक्रिया के तहत उद्योग और सामाजिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के सहित विभिन्न हितधारकों के साथ अपने विचार विमर्श को पूरा किया। निर्मला सीतारमण का ये कौन से नंबर का बजट होगा? तो ये उनका 7वां बजट होगा जो 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। ठीक है, और इसमें 2047 तक विकसित भारत का मार्ग जो है वो भी प्रशस्त हमें होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वित्त मंत्रालय की ये मीटिंग हो रही है, सभी अधिकारीगण यहाँ पर बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जब आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला पेपरलेस बजट पेश करने का श्रेय किसे जाता है तो आप क्या लिखेंगे? तो आप नाम लिखेंगे निर्मला सीतारमण का। ठीक है, तो आप अब ये बताइए कि निर्मला सीतारमण ने
पहली बार ये पेपरलेस बजट कब पेश किया था? तो जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा बजट पेपरलेस बजट माना जाता है? अगर आपने इसमें लिखा होगा ना 2021-22, तो आपने बहुत ही बढ़िया बात लिखी है। ये उस समय की बात है जब कोरोना का टाइम चल रहा था। कोरोना की वजह से डिजिटलाइजेशन का फायदा उठाया गया और बजट पेपरलेस यानी कि आप कह सकते हैं डिजिटल माध्यम से पेश किया गया। तो ये हमारे भारत का पहला पेपरलेस बजट माना जाता है, जो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था कोरोना टाइम में। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, इस कक्षा की पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा ही दी जाएगी, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जितनी भी करंट अफेयर्स की आपकी क्लासेस हुई हैं सभी की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है। जितने भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनकी जो भी शॉर्ट्स बनाई जाती है, जो भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, ट्रेंडिंग न्यूज़ में रहता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर अगर कोई भी न्यूज़ बनती है तो उसका लिंक भी वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बता दिया YouTube के बारे में और बता दिया टेलीग्राम के बारे में, इनके अलावा अगर बात करें तो आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक की बात करें, मौज की बात करें, ट्विटर एक्स की बात करें, हिप्पी की बात करें, जोश, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप चैनल, शेयर चैट। आपको सर्च करना है एडुरोही24, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सर्च कर लीजिए एडुरोही24 लिखते हुए, आपको अपने चैनल की प्रोफाइल वहां पर दिख जाएगी। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ एडुरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत।